सभी दोस्तों को जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बीएसएफ जेई के सिलेबस क्या हैं। जो आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एक्चुअल सिलेबस बताइए। कुछ लोगों का कहना है कि जीके जीएस तो नहीं है, फिर आप क्यों बता रहे हैं। तो मैंने जेई के लिए बताया था और अभी ये वैकेंसी को आए 1 साल हो गया। तो अभी मैं आप लोग को एक बार फिर से सारी चीज़ें को शॉर्ट टाइम में रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका बहुत अच्छा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये ग्रुप बी का पोस्ट होता है, बीएसएफ जेई का जो होता है या फिर जो भी एसआई रैंक पोस्ट है वो ग्रुप बी का होता है। और इसमें आपका सब इंस्पेक्टर वर्क्स यानी एसआई वर्क्स के लिए आपका टोटल 13 वैकेंसी और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए यानी इलेक्ट्रिकल के जेई के लिए आपका 9 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 9 वैकेंसी पे इलेक्ट्रिकल के लिए काम करना है और सिविल के लिए 13 वैकेंसी पे। जो आपका पे मैट्रिक्स होगा, जैसे जेई का एसएससी जेई का या 35,400 रुपये बेसिक पे होता है, वैसे ही बेसिक पे इसका भी 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 है। एक्स्ट्रा अलाउंसेंस वगैरह डीए वगैरह मिला करके एक हैंडसम अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो सैलरी का बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत अच्छी सैलरी होती है बीएसएफ जेई की। आगे बात करते हैं अब कि आपका जो एज है, जैसे कि अब कुछ लोग का डाउट है, जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, फॉर्म भरना चाहते हैं नए नेक्स्ट वाले वैकेंसी में, तो जब वैकेंसी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। जब देखिए यहाँ पे जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व केस में यदि आप मतलब जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 साल के बाद भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वही बात है, एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन लोगों का है वो आप देख लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये सब जानना दोस्तों देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर वर्क्स हैं उनके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना मस्ट है। ये नहीं कि बस केवल बीटेक हो, ठीक है, बीटेक होल्डर नहीं है इसमें। इसमें डिप्लोमा इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपका इसेंशियल क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। सेम वैसे जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। आपका कोई भी इंस्टीट्यूट से चलेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल का, ठीक है। आगे देखिए जो हाइट की बात है, आप लोग के बहुत सारे लोगों के ये फिजिकल वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं, कुछ लोग के चलने वाले हैं, कुछ लोग के भी बाकी हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो हाइट मांगा गया है वो 165 मांगा गया है। 165 सेंटीमीटर से हाइट कम नहीं होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो चेस्ट का एक्सपेंशन फुलाव लेकर के 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल, उनके लिए ये कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सभी लोगों का जो डाउट है मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि बहुत लोगों के कमेंट आए थे फिजिकल के टाइम में कि वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, जो वजन है वो वेट कितना होना चाहिए। तो देखिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो वेट है वो 46 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बहुत मुझे फीमेल कैंडिडेट का कमेंट भी आया था कि मेरा वेट 47 किलोग्राम है तो क्या मैं आउट हो जाऊँगी? तो जी नहीं, आप आउट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि 46 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। बाकी ज़्यादा कितना है वो आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। किसी का 55 किलोग्राम है, किसी का 60 किलोग्राम है, किसी का 70 किलोग्राम है। तो ये जो वजन है, ये जो वेट है, ये आपकी हाइट पे डिपेंड करेगा, वो हाइट के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि 46 किलोग्राम से किसी भी कंडीशन में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट की, जो वेट की बात करी गई है वो एज के अनुसार बोला गया है, ठीक है। हाइट देखिए प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो कहता है हाइट के हिसाब से या एज के हिसाब से वेट का होना, तो वो आपका उसके हिसाब से देखा जाएगा। जो एक कैलेंडर होता है उसके हिसाब से देखा जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए जो बहुत लोग का है कि कमेंट है कि क्या मुझे जो है कि चश्मा लगा है, मुझे ग्लास लगा है, तो क्या मैं मेडिकल में क्वालिफाई हो जाऊंगा? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आई साइट की बात करी गई है। आई साइट आपका क्या है? जो बेटर आई है वो N6 N9, यानी जो बेटर आई है वो 6/6, आपका 6/6 होना चाहिए। वर्स आई के लिए 6/9, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है
कि विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लास, यहाँ तक कि आपको ग्लास भी लगाना परमिशन नहीं है, ठीक है, परमिट नहीं है ग्लास का यूज़ करना, ठीक है, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। आगे देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट ये आया था कि टैटू, ठीक है, टैटू जो है वो टैटू हमने बनवा रखा है हाथ में, तो क्या मुझे दिक्कत आएगी? तो देखिए यहाँ पे टैटू के लिए बोला गया है साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी। जैसे आपने अपने बॉडी के हैंड पे बना रखा है टैटू, तो वो जो बॉडी पार्ट है उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने ये जो मान लीजिए कि आपने हथेली पर यहाँ पे टैटू बनवा रखा है, ठीक है, तो ये जो हथेली का जो पूरा जो एरिया है, ठीक है, हथेली का जो एरिया ये वाला एरिया है, इसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका टैटू, ठीक है। आगे देखिए, आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें काम की हैं, जानकारी मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन की। जो फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन है, देखिए जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय आपका पहले रिटेन एग्जाम ही कंडक्ट होना था, लेकिन अभी पहले फिजिकल हो गया। तो अभी मैं आपको रिटेन एग्जाम बता रहा हूँ, जो आपका अगला फेज होगा रिटेन एग्जामिनेशन का, मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए आपका सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस जो है वो आपका वो है पार्ट ए में आपका जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपका जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए 25 मार्क्स रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद पार्ट बी की बात करें तो जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस आएगा, जो 25 क्वेश्चन होगा, ये भी 1 नंबर का है 25 मार्क्स के लिए। इसके बाद पार्ट सी में बात करें तो जनरल इंजीनियरिंग, सिविल या इलेक्ट्रिकल, मतलब जो सिविल से फॉर्म भरे हैं तो 50 क्वेश्चन उनके सिविल से आएंगे, और जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भरा है तो उनके 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के आएंगे, यानी कि ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, यानी जो आपने टेक्निकल जो पढ़ा हुआ है उससे 50 क्वेश्चन आएंगे। ये भी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टोटल 50 मार्क्स आपको इसमें के मिलेंगे। तो टोटल जो मार्क्स हो गया वो 100 मार्क्स हो गया, क्वेश्चन भी टोटल 100 हो गया। और ड्यूरेशन इस पेपर के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इस पेपर के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम गिवन है। ध्यान देंगे कितना, 1.5 घंटे का टाइम गिवन है। एकदम अपना डाउट एकदम क्लियर कर लीजिए, 1.5 घंटे का टाइम आपको गिवन है। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस है। मुझे बहुत लोग बताते हैं कि सिलेबस के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो को मेरा लाने का मकसद यही था, थोड़ा सा लेट हुआ, 3-4 दिन लग गया, लेकिन इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग को सारा डाउट क्लियर कर सकूँ कि रिटेन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाना है। तो देखिए जो लोग एसआई वर्क्स या एसआई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दोनों लोग का ये है, सेम है रीजनिंग का जो पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है पेपर 1 के लिए, जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन आना है, उसके लिए ये सिलेबस है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड questions of both verbal and non-verbal type. The test may include question on analogy, ये similarities, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, similarities, analogy और difference space visualization problem, ये क्या है, solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल, रीजनिंग, वर्बल के लिए ये आपका है फिगर, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल, नंबर सीरीज, ठीक है। ये सब आपका जो है कि पूरा आप पढ़ लीजिए इसको केयरफुली कि ये आपका सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस को आप रीजनिंग का तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है, ये जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जीके जीएस की बात करें, जो जनरल अवेयरनेस है, तो ये आप देखिए क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंटल around him, her and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events. देखिए current events का मतलब current affairs से क्वेश्चन आएंगे, and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person, ठीक है। The test will also include question रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब कि ये जो क्वेश्चन सेट होगा वो आपके इंडिया कंट्रीज से या इसके पड़ोसी देशों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पर्सनल इसके बाद आपका देखिए जो है ये हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, मतलब ये भी जो भी डीआरडीओ के हैं, ठीक है,
DRDO या इसरो, इनके भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ लिखा गया है साइंटिफिक रिसर्च दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो जो भी ये चीज़ें हैं आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जनरल इंजीनियरिंग की बात करें, जनरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, तो उनके क्या हैं, तो उनके देख लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, एंड वैल्यूएशन है, सर्विंग है, सॉइल मैकेनिक इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल है इंजीनियरिंग है। एक बार मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया था, तो मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि ये सब्जेक्ट आप क्यों बता रहे हैं, तो सिलेबस में है ही नहीं। तो यहाँ सिलेबस देख लीजिए, आप जो भी सिलेबस है आप इसको अपना देख लीजिए कि आपको कौन कौन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल देखिए, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पोस्ट ऑफ JEE SI इलेक्ट्रिकल के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, AC फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है, आपको फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स पढ़ना है। ठीक है, एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटेड एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, देखिए मेनली आपको क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादातर आप फोकस करिएगा पावर सिस्टम पे, इलेक्ट्रिकल मशीन पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, और आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाले चैप्टर होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद देखिए कुछ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को पढ़ लीजिएगा, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कुछ मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा, ये जो EIM होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए नोट लिखा है ड्यूरिंग द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 1 OMR बेस्ड आंसर शीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है OMR बेस्ड, देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है OMR बेस्ड, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि ये कंफर्म नहीं है कि OMR बेस्ड ही होगा, क्योंकि पिछली वाले वैकेंसी में ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही कराया जा सकता है या OMR बेस भी कराया जा सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को लेकर के केयरफुल रहिएगा। ठीक है, बाकी मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ। देयर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन बुकलेट, सीरीज कोड दैट इज ABC and D कैटेगरी, सब कैटेगरी, बिकॉज देयर इन्फॉर्मेशन आर इसेंशियल फॉर इवेल्युएशन ऑफ देयर आंसर। ठीक है, ये तो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बाकी यही बस है कि OMR शीट बेस्ड में दिया गया है। पोस्ट ऑफ SI वर्क्स एंड JEE इलेक्ट्रिकल सेकेंड पेपर कन्वेंशनल टाइप। देखिए अब जो सेकेंड पेपर आपका कंडक्ट होगा, यहाँ पे मैं आपका एक डाटा क्लियर करता हूँ। मुझे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो सेकेंड पेपर होगा, ठीक है, मुझे आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं क्या अभी कहने वाला हूँ आप लोगों से, जो आपका सेकेंड पेपर होगा, जो आपका, भाई लिख क्यों नहीं रहा यार, जो आपका सेकेंड पेपर होगा, तो जो सेकेंड पेपर होगा, मुझे कमेंट कर रहे हैं लोग कि ये उसी दिन होगा, सेम डे होगा जिस दिन पेपर 1 होगा, या फिर किसी अदर डे में होगा, ये कंडक्ट कराया जाएगा जो सेकेंड पेपर है। तो देखिए जो 2022 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो 2022 वाले पेपर में सेम ही डे हुआ था, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब कि मॉर्निंग टाइम में कह सकते हैं कि पेपर 1 कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद 2 घंटे का आपको ब्रेक दिया गया था, 2 घंटे के ब्रेक के बाद वापस से उसी जगह पे बैठाया गया था और पेपर 2 कंडक्ट करा लिया गया था। ठीक है, पेपर 2 कंडक्ट करा लिया गया था, लेकिन इस बार क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हो सकता है उसी दिन कंडक्ट कराया जाए या फिर पेपर 1 के आंसर आने के बाद में कंडक्ट कराया जाए पेपर 2। ठीक है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी आप लोग प्रिपरेशन इस हिसाब से करके चलिए कि आप लोग एक ही दिन अगर पेपर दोनों होना हुआ तो आप क्वालिफाई कर जाएँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन बना करके चलना है, इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। जब एडमिट कार्ड आएगा ना दोस्तों, जब एडमिट कार्ड आएगा पेपर 1 के लिए तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका पेपर 2 उसी दिन होना है, क्योंकि अगर उसी दिन होना होगा तो एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, अदरवाइज एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अब डिटेल सिलेबस क्या है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए बहुत लोगों के भर के क्वेश्चन कमेंट आए हैं कि पेपर 2 के लिए हमें सिलेबस आप बताएं, तो मैं आप लोग को पेपर 2 के लिए सिलेबस बताता हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए सबसे मेन है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ
कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय सिलेबस का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दिक्कत आती है तैयारी करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब इंस्पेक्टर वर्ड्स के लिए पहले देख लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स। आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में ना जो जो ये टॉपिक दिए गए हैं, इन देखिए इन चीज़ों को ना आप एक पेज पे लिख लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसके बाद आप इसको दीवार पे चिपका लीजिए और देखिए कि आपका क्या क्या तैयार है, क्या नहीं तैयार है। जो तैयार होता जाता है उस पे हाइलाइटर लगाते जाइए, ठीक है। तो ये आप जो भी ये आपके हैं इनको आप देख लीजिए कि बिल्डिंग मटेरियल्स आपके क्या क्या पूछे जाएंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चर, क्वेरिंग और मटेरियल्स, एग्जाम्पल बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए इसको। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से आपके क्या क्या आने वाले हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद सर्वेइंग से क्या आने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स से क्या आने वाले हैं, आप इनको केयरफुली पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आपके देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक से क्या आने वाले हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्या आने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से क्या आने वाले हैं, बिल्कुल आप इसको केयरफुली देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्या आने वाले हैं, ये सिविल ब्रांच वाले लोग अपना देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टेंस, आप रजिस्टेंस के बारे में पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, कि रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रजिस्टेंस को कैसे जो है कि इंडिकेट करते हैं, रजिस्टेंस के लिए उसके सीरीज का और पैरेलल का कनेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट, इसमें आप ओम्स लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इंडक्टेंस के बारे में देख लीजिए कि इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, आप कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लीजिए और कैपेसिटेंस को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ करंट देख लीजिए कि करंट के क्या कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज को पढ़ लीजिए, पावर पढ़ लीजिए, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यूनिट्स, मात्रक, यूनिट पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्किट लॉ, सर्किट लॉ में आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ लीजिए, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम। मतलब कि आपको ऐसे करके आपको मान लीजिए कि कोई, अभी मैं आपको वो ऐसे इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। 5 वोल्ट, यहाँ रजिस्टेंस लगा देगा 2 ओम का, उसके बाद यहाँ भी एक रजिस्टेंस लगा देगा 1 ओम का, यहाँ पे भी एक वोल्टेज लगा देगा 2 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक रजिस्टेंस लगा देगा 5 ओम का और यहाँ भी एक वोल्टेज लगा देगा 6 वोल्ट का। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि इस वाले में करंट की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम लगा करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन आपके नेटवर्क थ्योरम से सॉल्व होते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को इस नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट टाइप के 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा, जिससे आप लोग को काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को जान लीजिएगा, फ्लक्स जो है वो कैसे इंड्यूस होता है, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एसी फंडामेंटल क्या होता है, एसी फंडामेंटल से पढ़ लीजिएगा। इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग वेव का, ठीक है। ये जो अल्टरनेटिंग वेव होता है एसी वाला, उसको आप देख लीजिएगा, उसका आरएमएस वैल्यू, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसका पीक वैल्यू, ठीक है, उसका एवरेज वैल्यू, ये सर फार्मूला वगैरह देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव, ठीक है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ये जो मैंने वेव बनाया है साइनोसाइडल है। सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट देख लीजिएगा। उसके बाद आर एल एंड सी एल रेजोनेंस, ये जो आपका आर एल एंड सी जो रेजोनेंस होता है वो सर्किट देख लीजिएगा। टैंक सर्किट देखिएगा, पॉलीफेज सिस्टम देख लीजिएगा, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता है इसको देख लीजिएगा, ठीक, इस टाइप का। इसके फार्मूला देखिए, इसको सॉल्व करने के फार्मूला क्या होते हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट वोल्टेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसी प्रकार से डेल्टा कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है, इसको देख लीजिएगा। फिर 3 फेज पावर डीसी एंड साइनोसाइडल रिस्पांस ऑफ आर एल एंड आरसी सर्किट देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए पेपर 2 के लिए बता रहा हूँ मैं, पेपर 2 के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे
यहाँ पे है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर का मेजरमेंट करने के लिए देख लीजिएगा 1 फेज 3 फेज बोथ एक्टिव, ठीक है। ये जो वाट मीटर टाइप होता है ना, वाट मीटर 2 वाट मीटर 3 वाट मीटर, ये देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिएगा मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एमीटर वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ब्रिज पढ़ लीजिएगा, CRO पर, CRO बहुत इंपॉर्टेंट है, CRO पढ़ लीजिएगा, ठीक है। CTPT पढ़ लीजिएगा, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, अर्थ के फॉल्ट का कैसे डिटेक्ट करते हैं उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन में आते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से आपको क्या पढ़ना है, DC मशीन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन उसका पढ़ना है, संरचना क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप लोग। बाकी कुछ डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। उसके बाद ये देख लीजिएगा आप लोग, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन उसका देख लीजिएगा कि जो सिंगल फेज जो मोटर होता है, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, FHP बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, यानी कि FHP मतलब फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर, ये देख लीजिएगा। कुछ स्पेशल मोटर ये देख लीजिएगा, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप पावर सिस्टम का ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या है, जो भी आपके सिलेबस हैं इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा, इसको देख लीजिएगा। IE रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। IE रूल क्या कहता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लीजिएगा। यूटिलाइजेशन में आपका इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड मोटर्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे PN जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, BJT, JFET, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटेन एग्जाम इन ईच पेपर, ठीक है। मतलब 50% आपका नंबर कंसीडर होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और SC ST के लिए 45% नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है सेकेंड फेज एग्जामिनेशन जो होगा वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटेन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर सेकेंड फेज एग्जामिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब रिटेन एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ठीक है, वही कैंडिडेट जो रिटेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए जाएंगे, वही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उनका नाम आएगा लिस्ट में, किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है, और ट्रेड टेस्ट के लिए उन्हीं कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, देखिए आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसका आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको इसको देखना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। फिर भी जिन लोगों को डाउट है तो वहाँ पे ये देख सकते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखी गई है, वो देख सकते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग का फिजिकल कंडक्ट हो चुका है, कुछ लोग का बाकी होगा, वो मैंने वीडियो बना करके आप लोग को पहले ही इंटीमेट कर दिया है। उसके बाद जो थर्ड फेज एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल यानी ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा दोनों पोस्ट के लिए, वर्क्स के लिए भी और इलेक्ट्रिकल के लिए भी। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट जारी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 9 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए और लेकिन लास्ट तक कैंडिडेट जो मेडिकल तक जो क्वालिफाई हो गए हैं वो 50 कैंडिडेट हो गए हैं, ठीक है। तो 50 कैंडिडेट में से प्री और मेंस के एग्ज़ाम के जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं में से 9 लोग को लिया जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट उन्हीं में से बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी तो काम का है नहीं, बाकी आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि यदि आप जो लोग सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेट्स कैन ऑप्शंस वन ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपेयरिंग इन डिफरेंट सिलेक्शन स्टेज ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसेस। ये दिया गया है कि जो आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग ये जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल हम लोगों के लिए। बाकी ठीक है, ये जानकारी था आज की वीडियो में। अभी आप लोग का कोई भी क्वेरी है, कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि मैं देखिए सबसे पहले कि मैं इस वीडियो में ना BSF JEE के लिए बताया हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बताता हूँ इनके लिए SI स्टाफ नर्स। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया है स्टाफ नर्स के लिए, और भी मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। बाकी मैं रिस्पेक्टिव ब्रांच या उनके भी पोस्ट के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मैं फ़िलहाल SI स्टाफ नर्स की वीडियो प्रिपेयर करूंगा और उनके लिए भी सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी BSF JEE के लिए मैंने बता दिया, BSF JEE की तैयारी आप जोर शोर से करिए, सिलेक्शन आप लोग का ज़रूर होगा क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो होना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।